नमस्कार दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं करंट अफेयर इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पीटी 2026 पीटी 365 जो है। इसमें हम करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक के टॉपिक्स को। तो इसमें हमारा टॉपिक है अभी इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी से संबंधित। इसमें पहला पॉइंट है हमारा ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम है ये और ग्रीन टग क्या कहलाता है? देखिए, टग जो होता है वो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ में जैसे बड़ी बड़ी शिप्स आती हैं जो पोर्ट वगैरह पे, तो उसको डॉक करने के लिए, मतलब जो है जैसे ये सी बीच है, ठीक है, यहाँ पे ये मतलब जो सी पोर्ट है और यहाँ पर जो है बड़ी शिप आई, तो इसको यहाँ पर जो है डॉक करने के लिए या यहाँ से जब ये जो मतलब जो अपने डेस्टिनेशन के लिए यहाँ से जब रवाना होती हैं तो उनको पुश करने के लिए या पुल करने के लिए एक जो है टग बोट का यूज होता है, टग बोट का यूज होता है। तो उसी से संबंधित हमारा ये न्यूज़ है कि मतलब जो है टग बोट जो है वो पहले क्या होता था कि वो डीजल बेस्ड हुआ करते थे, मतलब उसका प्रपल्सन सिस्टम जो हुआ करता था वो डीजल बेस्ड हुआ करता था। तो उसको अब ट्रांजिशन करके, क्योंकि उससे पॉल्यूशन जो होता था ओशियन एरिया में सी बीच वगैरह पे, तो उसको बचने के लिए जो है अब उसका ट्रांजिशन, मतलब जो टग बोट है उसको अब जो है प्रपल्सन सिस्टम डीजल से हट करके जो है बैटरी बेस्ड इलेक्ट्रिक या जो है मेथनॉल वगैरह जो है यूज करके उसको जो है एक तरीके से ग्रीन टग के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो डीजल बेस्ड टग बोट था उसको जो है ग्रीन टग बोट कर दिया जाएगा, जिसमें बैटरी से पावर्ड रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड रहेगा या ऐसे जो है फ्यूल वगैरह यूज किए जाएंगे जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो कंटेक्स्ट क्या है कि चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी हैज़ इनिशिएटेड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रीन टग अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। मतलब चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने जो है ना फर्स्ट ग्रीन टग को ऑर्डर किया हुआ है अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है किसके द्वारा रन किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा जो ये प्रोग्राम रन कराया जा रहा है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, टू रिप्लेस डीजल पावर्ड टग्स विथ ग्रीन टग्स ऑपरेटिंग नॉन फॉजिल फ्यूल। मतलब नॉन फॉजिल फ्यूल का यूज करके जो है टग का जो ऑपरेशन होगा उसको हम ग्रीन टग बोलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसको जो है इस स्कीम को चलाया जा रहा है। चेन्नई पोर्ट जो है ना इनिशिएट किया है फर्स्ट टग अंडर द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। टग बोट क्या होता है कि अ कम्पैक्ट पावरफुल वेसल डिज़ाइन टू मैन्यूवर लार्जर शिप बाई पुशिंग एंड पुलिंग। मतलब जो लार्ज शिप वगैरह को जो है एक तरीके से जो है पुश और पुल करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ई टग जो होते हैं मतलब इलेक्ट्रिक टग पावर्ड बाई सोलमली बाई द बैटरी के द्वारा जो है ऑपरेट होंगे। अचीव 100% रिडक्शन इन द नाइट्रोजन एंड कार्बन एमिशन। मतलब 100% नाइट्रोजन और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इस ई टग का यूज किया जा रहा है। वेयर हाइब्रिड टग्स आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एमिशन बाई 25% टू 35%। मतलब अगर हाइब्रिड टग है, मतलब जो है फॉजिल फ्यूल बेस्ड भी रहेगा और साथ साथ जो है उसमें ई टग भी रहेगा, दोनों का अगर प्रोविजन रहेगा तो 30% के आसपास जो है एमिशन को कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर 100% हम इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाते हैं तो 100% जो है रिडक्शन संभव है। ये जो स्कीम है इट इज़ द पार्ट ऑफ पंचकर्म संकल्प। ये एक मतलब जो है ये एक कैंपेन है एंड अलाइन विद द मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 एंड इंडियाज नेट जीरो टारगेट बाई 2070। तो ये जो प्रोविज़न दिया हुआ है, ये प्रोविज़न जो है वो 3-4 जो मिशन है, विजन है इंडिया का। एक तो जो है मैरीटाइम विजन 2030 है और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है, जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे आज़ादी का। और जो इंडिया का टारगेट है जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित 2070 तक जो है हम नेट कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएंगे। मतलब जितना हम एमिशन करेंगे उतना ही हम जो है कार्बन एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो वैसी इकोनॉमी हम बनेंगे। तो उसको देख करके चाहे उसको टारगेट एम बना करके जो है इस मिशन को तैयार किया गया है। नोडल एजेंसी क्या है? जैसे ये तो मंत्रालय के अंतर्गत आ गया, तो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग। ये जो है नोडल एजेंसी जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। टेक्नोलॉजी पाथ यही कि ग्रीन हाइड्रोजन मेथनॉल जो हाइब्रिड वाला सिस्टम है उसमें क्या है मेथनॉल का यूज होगा और ग्रीन हाइड्रोजन का यूज होगा। और जो 100% जो है बैटरी जो इलेक्ट्रिक पावर्ड रहेगी वो उसमें ट्रांजिशन होगा, तो वो हमारा जो है 100% रिडक्शन के लिए होगा। टारगेट क्या है कि ऑल टग्स एट मेजर इंडियन एयरपोर्ट्स, जो 12 या 13 बोलते हैं जिसको मेजर इंडियन एयरपोर्ट्स, उसमें जो है मस्ट बी ग्रीन बाई 2040। मतलब 2040 तक जो है 100% जो है मेजर जो पोर्ट है इंडिया के उनका ऑपरेशन जो है जो टग बोट का ऑपरेशन वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। एंड ऑल न्यू टग्स आफ्टर 2033 मस्ट
मीट GTTP स्टैंडर्ड। तो मतलब जो है ग्रीन टग ट्रांजिशन जो प्रोग्राम है 2033 से जो भी नए टग जो है हम अगर खरीदेंगे, चाहे इंप्लीमेंट करेंगे, कमीशनिंग करेंगे, तो इस नॉर्म्स को जो है मीट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटिंग फेज़ क्या है कि पहला फेज़ जो है इसका 2024 से 27 तक के बीच में है। रिक्वायर्ड 4 मेजर पोर्ट्स टू गेट एटलीस्ट 2 ग्रीन टग्स। और जो फेज़ 2 में क्या है वो 2027 से 30 तक का है कि इसमें एटलीस्ट 50% ऑफ द टग फ्लीट्स इन पायलट पोर्ट टू स्विच द ग्रीन ऑपरेशन। तो ये जो है कुछ एम रखे हुए हैं किस तरीके से जो है इसका ट्रांजिशन होगा 2 फेज़ में। तो ये हमारा हुआ ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम से संबंधित हमारा डिस्कशन। अब है हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूचर्स, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स क्या होता है, यहाँ पर जो है इसका कंटेक्स्ट ये है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो है कि मतलब जो है सेबी रजिस्टर्ड जो है प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टॉक का जो है खरीदना बेचना एक तरीके का देता है। तो इस सेट टू लॉन्च ए न्यू सिक्योरिटीज़, एक नया सिक्योरिटी जो है ट्रेडिंग के लिए लॉन्च किया गया है इस NSE प्लेटफॉर्म पर। क्या है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर टू हेज लॉसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्राइस फ्लक्चुएशन। तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर का बेसिक पर्पज़ क्या होगा कि जो लॉसेस होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर का प्राइस होता है जैसे, तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, तो उस फ्लक्चुएशन से अब जैसे क्या है कि किसी स्टॉक का प्राइस क्या होता है ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। तो अगर उसी तर्ज पे जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस है उसका भी अगर प्राइस फ्लक्चुएट होगा, तो इस फ्लक्चुएशन से जो है मतलब जो है इस फ्लक्चुएशन के लॉस से बचने के लिए एक तरीके का हेजिंग प्लेटफॉर्म लाया गया है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर। ठीक है, ये क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, एक तरीके का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इनेबल्स बायर्स एंड सेलर टू सिक्योर द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ फ्यूचर डेट। तो मतलब जैसे क्या है कि फ्यूचर डेट पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्राइस रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। ठीक है, तो जो प्रेजेंट प्राइस है उसके अगेंस्ट में फ्यूचर प्राइस कितना जा सकता है, कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो प्रेजेंट प्राइस को उसी फ्यूचर प्राइस के साथ जो है हेज किया जाता है। हेज का मतलब जो होता है कि अपने लॉस को चाहे रिस्क को जो है किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, उसका एक टूल है इकोनॉमिक्स में चाहे शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में हेजिंग। तो उसको जो हेजिंग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे को पता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ है, समझ लीजिए कि मेरे पास एक कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एप्पल का एक फ़ोन है, ठीक है, उसका प्राइस है 50,000। अब मुझे पता है कि 1 महीने के बाद उसका प्राइस 45,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अपना 50,000 का जो है ये जो है प्राइस वाला जो है आईफोन, उसको मैं क्या करूँगा, एप्पल का जो फ़ोन है उसको मैं क्या करूँगा, फ्यूचर में एक बेट लगाऊंगा, बेचने वाले जो खरीदने वाला होगा उससे एक बेट लगाऊंगा कि तुम मुझे से जो है आप मुझे 45,000 दे दो, तुम मुझे 45,000 दे दो और ये आईफोन ले लो, बाद में मैं तुम्हें जो है 50,000 में फिर से बाई कर लूँगा। तो इस तरीके से जो 5,000 का लॉस होने वाला था यहाँ पे 45,000 में सेल करके फिर 50,000 में बाई कर लेने का जो है एक तरीका जो है वो हेजिंग कहलाता है। तो फ्यूचर में जो प्राइस होने वाला है उसको जो है मतलब जो है समझ करके जो है एक मतलब प्राइस वोलेटिलिटी को एडजस्ट करने के लिए हेजिंग एक प्रोग्राम होता है। तो फ्यूचर जो है फ्यूचर की ट्रेडिंग इसीलिए की जाती है। तो हेजिंग ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है। और वन स्टैंडर्ड हेजिंग टूल इज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मतलब हेजिंग के लिए और भी बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे कि फ्यूचर के साथ साथ एक ऑप्शन भी होता है जिसमें कॉल और पुट बाई सेल होता है, लेकिन इसमें जो है इस बार अभी जो है केवल इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर को जो है परमिट किया गया है एनएससी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी, इंडियन एनर्जी स्टेक। देखिए एनर्जी स्टेक क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज लॉन्च्ड स्टेक होल्डर्स मैपिंग सर्वे। अब देखिए एनर्जी के स्टेक होल्डर क्या है, एक तो सप्लायर, ठीक है, एक कंज्यूमर और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल सा चीज़ है, जैसे पावर का है तो पावर जनरेशन कोई और करता है, एक पावर का जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है और यूजर होता है। ठीक है, इसमें 3 स्टेक होल्डर है। वैसे जैसे हम पेट्रोल भराते हैं तो पेट्रोल हम यूजर हो गए, ठीक है, पेट्रोल का कोई फ्रेंचाइजी लिया होगा, बीच में जो सप्लायर होगा, फिर पेट्रोल का जो सप्लायर होगा उसके पहले कुछ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रिफाइनर कोई होगा, कोई मार्केटिंग करता होगा और क्रूड ऑयल का कोई सप्लायर होगा। तो इसमें ये जो वेरियस जो है, ये जो हमने नाम बताया, ये इसको बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो पावर सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको जो है मैपिंग करने की बात की गई है। इंस्पायर्ड कहाँ से हुआ है कि आधार बेस्ड और यूपीआई बेस्ड जो फंड ट्रांसफ़र होता है उसी के तर्ज पर जो है जितने भी इंडिया के मतलब एनर्जी स्टेक होल्डर हैं उनको जो है एक तरीके से मैपिंग करने का प्रोग्राम बनाया गया है। टू कैप्चर डाटा ऑन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल, सॉल्यूशन एंड एसेस रेजिडेंस टू
readiness of utilization and companies for participation in the Indian energy stakeholders। है क्या चीज़ इसमें कि सपोज दैट जैसे कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक बाइक है और मैं जो है इलेक्ट्रिक बाइक है और मैं मतलब ट्रेवल के लिए गया हूँ और जहाँ पे मुझे ये रिचार्ज होने वाला है, अगर मेरा बैटरी रिचार्ज हो गया है तो रिचार्ज होने के लिए कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म होगा। तो समझ लीजिए जो रिचार्ज प्लेटफॉर्म पे मैं पहुँचा तो वो जैसे मेरे पास ओला की बाइक है चाहे ओला की कार है, मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ वहाँ टाटा की गाड़ियाँ जो है टाटा का रिचार्ज पॉइंट है, तो हो सकता है कि मेरा जो है ये गाड़ी रिचार्ज ना हो, ठीक है, या फिर जो है जिस टाइप की बैटरी, जिस टाइप की सुविधा, जिस टाइप का ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो ना हो। तो ये क्या होता है, ये जो इंडियन एनर्जी स्टेक जो प्लेटफॉर्म है उस पर जो है टाटा जो रिचार्जिंग पॉइंट है उसका डेटा, उसकी मतलब उसकी फैसिलिटीज़, डेटा बैलेंस उसको मैपिंग करेगा। मेरी गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी मैपिंग होगी, तो उसके चलते जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, जो सूटेबिलिटी होगा, सुविधाएँ मिल जाएंगी। तो उसको मतलब जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके से ये कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है। तो जैसे हम अभी जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि मेरे पास यूपीआई है, यूपीआई में क्या है, मेरे पास फ़ोनपे है, मान लीजिए फ़ोनपे है और सामने वाले किसी के पास गूगल पे है, मैं फ़ोनपे से गूगल पे में पैसा ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो सेम उसी टाइप की चीज़ें होंगी कि मान लीजिए ओला वाला अगर कोई बाइक है तो वो टाटा के किसी रिचार्ज पॉइंट पे भी अपना जो है गाड़ी को, अपने व्हीकल को रिचार्ज कर लेगा। उसके लिए क्या होगा कि ये यूपीआई बेस्ड और आधार बेस्ड जो आइडेंटिटी होती है फ़ोनपे और गूगल पे का, सेम उसी टाइप की आइडेंटिटी को जो है इसमें मैपिंग करने की बात की गई है। यूनिक आईडी विल असाइन डिजिटल आईडी फॉर एसेट्स, कंज्यूमर्स एंड ट्रांजेक्शन इंश्योरिंग एफिशिएंट ट्रैकिंग। तो मतलब जिसमें वही है जिस टाइप से फ़ोनपे गूगल पे ऑपरेट हो रहा है, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी जो है एक दूसरे से जो है इंटरमिंगल हो जाते हैं, इंटर ट्रांजेक्शन हो जाता है, उसी टाइप की बात इसमें भी मतलब जो है इसी टाइप की सुविधा इसमें देने की व्यवस्था करने की बात की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुंबई हाई फील्ड। कंटेक्स्ट क्या है कि ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी पार्टनर विथ बीपी ब्रिटिश पेट्रोलियम अंडर द 10-year टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट टू इन्हेंस बॉम्बे हाइस प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू विथ बीपी एज ए टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर। मतलब मुंबई हाई जो पहले बॉम्बे हाई बोला जाता था, तो उसने वहाँ पर जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन से संबंधित, मतलब जो है जो वहाँ पे नेचुरल गैसेस, ऑयल वगैरह जो भी मिलती हैं, तो उसके एक्सप्लोरेशन से संबंधित जो है टेक्निकलिटीज़ जो है वो सुविधाएं लेने के लिए भारत पेट्रोलियम, ब्रिटिश पेट्रोलियम से ओएनजीसी ने पार्टनरशिप किया है 10 सालों के लिए, जिसमें वो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो मुंबई हाई जो कि पहले बॉम्बे हाई जाना जाता था, वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है ऑयल फील्ड है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? अरेबियन सी में लोकेटेड है, 160 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द मुंबई, मतलब 160 किलोमीटर मुंबई से वेस्ट समुद्र में है। कंसिस्ट 2 मेन ब्लॉक्स, मुंबई हाई नॉर्थ और मुंबई हाई साउथ, मतलब 2 मेन मेजर ब्लॉक हैं इसके, मुंबई हाई नॉर्थ साइड और मुंबई हाई साउथ साइड। और ये इसकी एडवांटेज क्या है कि ये ऑफशोर है, ऑफशोर इन द सेंस कि ये समुद्र के मतलब कोस्टल एरिया से दूर समुद्र के बीच में है। डिस्कवर्ड कब हुआ था? 1974 में, और ऑपरेशन चालू हुआ था इसका 1976 में। इसको ऑपरेट करता है मुंबई हाई जो ऑयल फील्ड है, उसको ऑपरेट करता है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है इट इज़ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई। मतलब ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट जो है यहाँ पर जो है ऑयल रिजर्व है और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की डोमेस्टिक एनर्जी सप्लाई में। इट्स ऑफशोर लोकेशन एंड रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स इट अ क्रिटिकल एसेट फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। एक तरीके के इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सबसे क्रिटिकल जो है लैंडस्केप ये ऑफशोर लोकेशन हमारे लिए है। क्या है कि मतलब जैसे हम जो है क्रूड ऑयल जो है हमारे यहाँ कि सब मतलब जो है रिजर्व हमारे पास बहुत कम है, और है भी तो एक्सप्लोर हम अभी नहीं कर पाए हैं। हम अपने क्रूड ऑयल के लिए 90% जो है इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। उस 90% में से रसिया सप्लाई करता है 35%, इराक 20%, सऊदी अरबिया 15% जो है हमारे इंपोर्ट बास्केट का है। अब जो है हम यूएसए को भी जो है एक तरीके से डेस्टिनेशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से हमारा क्रूड ऑयल जो है सप्लाई हो रहा है। ब्राज़ील और नाइजीरिया भी जो है हमारे कंट्रीब्यूशन, हमारे ऑयल इंपोर्ट का 7% कंट्रीब्यूशन करते हैं। ओपेक का शेयर जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है, उसका शेयर जो है 50% से कम हो गया है, क्योंकि अब हम जो है रसिया से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। क्या है कि कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया इज सेट टू डिप्लॉय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इट्स नेशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी।
तो इंडिया जो है एआई को जो है डिप्लॉय करना चाहता है, एआई का यूज करके जो है ग्रिड सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना चाहता है। ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि देखिए, जैसे कि पावर जब जनरेशन होता है और वो जनरेशन होने के बाद ट्रांसमिशन होकर के, मान लीजिए उड़ीसा में कोई पावर जनरेट हो रहा है, तो वो ट्रांसमिशन हो सकता है कि यूपी में हो, बिहार में हो, या बिहार और यूपी में पावर जनरेशन हो रहा है तो हो सकता है कि वो नेपाल में भी जा रहा हो, या यूपी और बिहार का पावर जनरेशन हो सकता है कि मतलब जो है राजस्थान दिल्ली भी जा रहा होगा। मतलब ऐसा है कि इसका ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, मतलब चारों तरफ जो है ये ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो है ट्रांसमिशन जो है एक ग्रिड के माध्यम से कनेक्ट होता है। और ग्रिड कैसे कार्य करता है? सिंक्रोनस वे में। सिंक्रोनस वे में इसलिए काम करता है कि मान लीजिए कि अगर कहीं शॉर्टफॉल है और कहीं जो है सरप्लस है, तो शॉर्टफॉल एरिया में जो है सरप्लस वाला जो है पावर जो है वो शिफ्ट होता है, ट्रांसमिट होता है। तो इस तरीके से जो है ग्रिड सिस्टम जो है सिंक्रोनस वे में कार्य करता है। तो इंडिया नेशनल ग्रिड जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंक्रोनस इंटरकनेक्टेड पावर ग्रिड इंटीग्रेटिंग 5 रीजनल सिस्टम। और इंडिया में जो पावर सिस्टम है वो रीजनल अलग अलग, रीजनल मतलब साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो रीजनल सिस्टम है सेंटर, तो ये रीजनल सिस्टम को इंटरकनेक्ट करके फॉर द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, ये जो ग्रिड जो है सिंक्रोनाइज वे में कार्य करता है। पर्पज क्या है सिंक्रोनाइजेशन का? कि वन नेशन वन फ्रीक्वेंसी, द ग्रिड ऑपरेट्स एट अ स्टेडी फ्रीक्वेंसी, मतलब एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, स्टेडी मतलब जो स्टेबल फ्रीक्वेंसी, वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज का होता है, नेशन वाइड फॉर द स्मूथ पावर ट्रांसमिशन। तो 50 हर्ट्ज का जो है इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी स्मूथ ट्रांसमिशन हो पूरे देश में, इसके लिए वन नेशन वन फ्रीक्वेंसी के तर्ज पे जो है ये ग्रिड कार्य करता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? मैनेज बाय ग्रिड इंडिया थ्रू नेशनल, रीजनल एंड स्टेट लोकल डिस्पैच सेंटर अंडर द स्टेचुटरी फ्रेमवर्क ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। और ये जो है मतलब जो ग्रिड सिस्टम जो है वो स्टेचुटरी फ्रेमवर्क इसको मिला है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत, जो है नेशनल, रीजनल और स्टेट के जो लोड को डिस्पैच सेंटर के रूप में इसको। और क्रॉस बॉर्डर लिंकेज भी है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, ये सब भी जो है इट इनेबल्स रीजनल एनर्जी ट्रेड वाया सिंक्रोनस लिंक विद भूटान एंड असिंक्रोनस, मतलब भूटान के साथ हमारा क्या है? सिंक्रोनस लिंक है, और असिंक्रोनस लिंक विद द नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ठीक है। डिज़ाइन एज ए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जो है ग्रिड सिस्टम को क्या डिजिग्नेटेड है? क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इसको डिजिग्नेट किया गया है। इट इज़ एसेंशियल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर ग्रिड फेल हो जाता है, बीच में जो है एक बार ग्रिड फेल भी हुआ तो पूरे देश में अंधेरा हो सकता है, सिक्योरिटी वायलेट हो सकता है, और किसी भी तरीके से जो है मिस हैपनिंग हो सकती है, सिक्योरिटी को लेकर के भी और कैजुअलिटी को लेकर के भी। तो इसलिए जो है ग्रिड का जो है दुरुस्त होकर के चलना मतलब जो है अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। इसलिए जो है इसमें अब जो है इसको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है इसकी और भी जो डिफिशियंसी है उसको ख़त्म करने की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशन एक्ट 2025। कंटेक्स्ट क्या है कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी PNGRB हैज अप्रूव्ड द सेकेंड अमेंडमेंट टू द नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ रेगुलेशन एक्ट 2025। क्या रिफॉर्म किए गए हैं इसमें? देखिए कि नेचुरल गैस जो पाइपलाइन है, मतलब नेचुरल गैस समझ लीजिए कि कोस्टल एरिया, मान लीजिए गुजरात चाहे मुंबई हाई से नेचुरल गैस जो है निकल करके इसका यूटिलाइजेशन दिल्ली, यूपी, बिहार किसी दूसरे स्टेट में होता है। तो इसका ट्रांजिशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? पाइप के माध्यम से होता है। तो पाइप को भी क्या है, जैसे कि एक रोड का, हाईवे का नेटवर्क होता है, वैसे पाइप का भी नेटवर्क है। तो पाइप के नेटवर्क को भी जैसे जोन वाइज बांटा गया है, ठीक है। तो उस जोन का जो है प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है। तो उसी प्राइसिंग मैकेनिज्म के आधार पर जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, चाहे जो डिस्टेंस के हिसाब से जो है इसका जो है नेचुरल गैस का जो है प्राइस वेरी करता है। तो इसमें अभी रिफॉर्म क्या किए गए हैं? नंबर ऑफ द यूनिफाइड टैरिफ जोन रिड्यूस्ड फ्रॉम द 3 to 2, मतलब जो है पहले जो है 3 जोन हुआ करते थे, 3 जोन से जो है इसको जो है घटा करके 2 जोन कर दिया गया। जो पहला जोन होता था पाइपलाइन का जोन, वो 300 किलोमीटर का हुआ करता था, मतलब जहाँ से ओरिजिन हुआ है वो गैस का, वहाँ से 300 किलोमीटर तक का जो है जोन, वो जोन 1 कहलाता था। दूसरा 300 से ऊपर जो है 300 से 1200 किलोमीटर तक का जो जोन होता है वो जोन 2 कहलाता था, और तीसरा 1200 से बियॉन्ड वो जोन 3 कहलाता था। अब क्या किया गया है कि
इसको जो है तीसरा जोन को हटा दिया गया है, अब 2 जोन कर दिया गया है। केवल एक जो है 300 जोन, 300 किलोमीटर तक का पहला जोन और 300 से ऊपर तक का दूसरा जोन। तो जो ये जो तीसरा जोन का जो प्राइस था, अब ये क्या है, जैसे जैसे एक जोन मतलब 300 किलोमीटर तक का अगर ट्रांसपोर्टेशन है तो उसका सपोज दैट 100 रुपये अगर भाड़ा लग रहा है, तो दूसरे जोन में जो है वो 300 रुपये भाड़ा लगेगा, और जो तीसरा जोन हुआ करता था उसका जो है 600 रुपये भाड़ा लगेगा। तो मान लीजिए कि गुजरात से कोई गैस ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वो आके लखनऊ में अगर आ रहा है, तो वो जो है ये तीसरे जोन में आ जाता था। तो यहाँ 100 रुपये, 300 रुपये और 600 रुपये, मतलब यहाँ पर जो है 1000 रुपये जो है केवल उसका भाड़ा हो जाया करता था। तो इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन के चलते जो है सेम वही गैस जो गुजरात में मिलता था वो लखनऊ में चाहे पटना जैसे शहरों पे वो महंगा मिलता था। तो इसको जो है वन नेशन वन प्राइस वन मतलब जो है इस सिस्टम पे जो है इसको जो है जोन को जो है और सब्ज्यूम कर दिया गया है और यूनिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो मेजर इसमें रिफॉर्म क्या किया गया है कि जो है मतलब जो गैस का जो प्राइस है वो जो है यूनिफॉर्मिटी रहे पूरे इंडिया में, उसके चलते जो है ये अमेंडमेंट किया गया है। और दूसरा जो है गैस जो प्राइस एडवांस जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, इसमें बोला है कि जो पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कम से कम अपना एडवांस में जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट कर लें कम से कम 3 साल के लिए। ये रहता कि प्राइस में स्टेबिलिटी रहे, प्राइस में जो फ्लक्चुएशन जो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के होता है वो ना हो, वो स्टेबिलिटी रहे। इसके चलते जो है पहले से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए। तो ये जो है हमारा जो है, और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी कर दिया गया है, जैसे जो डोमेस्टिक यूज के लिए जो है, जैसे अगर डोमेस्टिक यूज के लिए हम PNG यूज करते हैं, प्रेशराइज नेचुरल गैस, चाहे कार वगैरह के लिए CNG पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, तो उसको जो है जोन 1 में ही रखा गया है। वो जो मतलब 300 किलोमीटर का जो रेंज है जो प्राइस लगना है, वो भले कितना भी डिस्टेंस हो वो ट्रांसपोर्टेशन में, अगर डोमेस्टिक यूज के लिए है तो वो जो है जोन 1 में ही रखा गया है। तो ये हुआ हमारा जो है नेचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ से संबंधित जो रेगुलेशन किया गया है, किसके द्वारा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा, उससे संबंधित हमारा टॉपिक। अब ये जो संस्था है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये क्या है कि ये इसको कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेशन बोर्ड एक्ट 2006 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। रोल क्या है इसका कि इंश्योर अ फेयर कंपिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट फॉर नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। मतलब ये जो है एक तरीके से मार्केट में फेयर कंपिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट प्राइस मैकेनिज्म को फॉलो मतलब जो है अप्लाई हो थ्रू आउट द कंट्री, इसके लिए जो है इसको मैंडेट दिया गया है। इसके अगेंस्ट अपील अगेंस्ट द PNGRB के अगेंस्ट में जो है डिसीजन आर हर्ड बाय द अपीलेंट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, जिसको जिसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत जो है इस्टेब्लिश किया गया था, इसके अगेंस्ट में जो है अपील किया जा सकता है। फंक्शन क्या है, ऑथराइज कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द नेचुरल गैस पाइपलाइंस एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मतलब जो है अगर कोई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित पाइपलाइन का अगर जो है कंस्ट्रक्शन करना है, ऑपरेट करना है, मेंटेनेंस करना है, तो ये इसके ऑथराइजेशन से ये कार्य होता है। रेगुलेट टैरिफ, जैसा कि बताया कि जोन वाइज चाहे टैरिफ कितना होना चाहिए, जोन 1 का, जोन 2 का, उसको ये रेगुलेट करता है। प्रमोट करता है कंपटीशन को, मार्केट डेवलपमेंट को, और प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बाय इंश्योरिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन एंटिटीज ऑपरेटिंग इन द पेट्रोलियम एंड नेचुरल सेक्टर। तो ये जो है इसका बेसिकली ये जो है बहुत सारे फंक्शन हुए। तो अब इसके बाद जो है हमारा ये वाला टॉपिक के बाद अब अगला टॉपिक है हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एट द अंडमान बेसिन। कंटेक्स्ट क्या है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एट अंडमान बेसिन पे, क्या है कि अंडमान बेसिन विथ इट्स अनटैप्ड हाइड्रोकार्बन्स रिजर्व कुड इमर्ज एज ए इंडियाज इक्विवेलेंट ऑफ गुयाना ऑफशोर ऑयल फील्ड। मतलब गुयाना एक जगह है, एक कंट्री है साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट पर, अटलांटिक ओशियन कोस्टल है इसका, अटलांटिक ओशियन के पास जो है एक देश है, वहाँ पर जो है डीप वाटर ऑयल रिजर्व है। तो अंडमान में क्या हुआ है कि ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है गुयाना जो बेसिन है, गुयाना बेसिन के इतना ही जो है हमारे पास ऑयल रिजर्व जो है वो हाइड्रोकार्बन रिजर्व जो है हमको डिस्कवर हुआ है, जिसको अनटैप्ड मतलब हम अभी तक जो है यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। द गैस रिजर्व हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन नियर बाई बेसिन लाइक, और जो आसपास के जो है बेसिन जो है जैसे कि नॉर्थन सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है, इरावडी और मार्गोई जो कि म्यांमार में है, और इंडिकेटिंग रीजनल हाइड्रोकार्बन्स पोटेंशियल। मतलब ये जो क्षेत्र है इस पर हाइड्रोकार्बन्स की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और ये जो एरिया है गुयाना जिसको बोलते हैं एक कंट्री, उसके बराबर जो है उसके बेसिन के बराबर जो है ये हाइड्रोकार्बन का प्रेजेंस हो सकता है। मड वोल्कानोस जो है अंडमान में आया था, आइडेंटिफाई इन द बर्तरांग
फॉर्मेशन सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द मिडिल एंड साउथ अंडमान। तो मिडिल और साउथ अंडमान में जो है हाइड्रोकार्बन्स होने की प्रेजेंस जो है वो संभावना जो है ज़्यादा है, जो कि अभी तक अनटैप्ड है और लार्जेस्ट पोटेंशियल है कि अगर वहाँ से एक्सप्लोरेशन हो जाएगा तो हमारा जो फॉरेन डिपेंडेंसी है हाइड्रोकार्बन्स को लेकर के वो रिड्यूस हो जाएगा। इशू क्या है इसमें, एक इन्वायरमेंट का इशू है जो हम जो है सेपरेट जो है टॉपिक में जब इन्वायरमेंट के जो करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे तब हम इसको डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डोजर पुश माइनिंग मेथड। कंटेक्स्ट क्या है कि CSIR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट ट्रायल ब्लास्ट फॉर द डोजर पुश माइनिंग मेथड एट द कोल माइंस इन अंबिकापुर छत्तीसगढ़। मतलब जो है डोजर पुश माइनिंग मेथड जो है किससे एसोसिएटेड है, कोल माइंस से, और कहाँ पे इसका फर्स्ट ट्रायल किया गया है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप अ मेथड दैट ऑप्टिमाइज द माइनिंग प्रोसेस एंड इंश्योर दैट वाइब्रेशन एंड फ्लाई रॉक आर कंट्रोल विद इन अ सेफ लिमिट। ये क्या एक्चुअली जैसे माइनिंग क्या होता था, जैसे कोल माइनिंग के एग्जांपल दिया जाए तो पहले क्या है, डीप अंडरग्राउंड माइनिंग जो होती थी, अंडरग्राउंड माइनिंग हुआ करती थी, ठीक है। लोग जाते थे ब्लास्टिंग कर, मतलब माइनिंग के अंदर, माइंस के अंदर जो है लोग जो है एक तरीके से लिफ्ट से जाते थे और जो है ब्लास्ट करके सॉवेल से और मतलब जो है हैमर सॉवेल वगैरह से जो है एक्सट्रैक्ट करके जो है कोल फिर जो है लिफ्ट से ही बाहर आता था। फिर इसके बाद एडवांस आया क्या कि ओपन कास्ट माइंस आ गया। उसमें क्या है, एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और जो अंडरग्राउंड जा करके माइंस से कोल को एक्सट्रैक्ट करने की बात थी वो अनसेफ हुआ करता था। तो ओपन कास्ट माइंस से क्या सेफ्टी बढ़ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, ठीक है। अब उससे भी ज़्यादा जो ट्रक वगैरह से जो शिफ्टिंग वगैरह होता है, सॉवेल का यूज होता है, तो उससे जो है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए ये वाला जो है मेथड जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। टू इंट्रोड्यूस्ड अ पैराडिम्स बाय यूटिलाइजिंग अनमैन्ड, मतलब इसमें जो है मैन पावर का यूटिलाइजेशन बहुत कम है, ऑटोमेटेड मशीनरीज हैं फॉर माइनिंग ऑपरेशन। इट ऑफर्स अ वायबल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल ट्रक एंड सॉइल माइनिंग। मतलब ये जो है एक कन्वेंशनल जो ट्रक और सॉइल माइनिंग जो प्रोसेस था, सॉइल डंपर जो मॉडल था और ड्रैगलाइन मेथड्स था, उसका एक अल्टरनेटिव जो है ये जो है डोजर पुश माइनिंग जो है वो देता है। इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव विथ एन एस्टिमेट 7 to 10% रिडक्शन इन द ऑपरेशनल कॉस्ट कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल, जो मतलब इससे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मतलब जो है वो कम हो जा रहा है 7 से 10% का। और मोर ओवर द अनमैन्ड ऑपरेशन ऑफ द डोजर पुश माइनिंग मेथड ग्रेटली इनहेंस वर्कर्स सेफ्टी, इसमें वर्कर्स की सेफ्टी भी जो है बढ़ रही है। कुछ जो है मिसलेनियस टॉपिक देखते हैं जो प्रोजेक्ट चाहे इनिशिएटिव जो है न्यूज़ में थे। तो इसमें पहला है कि माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। क्या है कि माही डैम के पास जो है ये बन रहा है, कहाँ पे, राजस्थान में। प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया जा रहा है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड अश्विनी ज्वाइंट, ये जो है ये अश्विनी जो है वो जॉइंट वेंचर किसका है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब NPCIL और NTPC का जो है जॉइंट वेंचर है अश्विनी अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। ये जो है इस प्रोजेक्ट को जो है कमीशनिंग कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट्स फ्लीट मोड। फ्लीट मोड क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे जो है सेम टाइप के जो है पावर रिएक्टर्स जो है चाहे प्रोजेक्ट्स हो जा रहा है, एक साथ जब काम किया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लीट मोड। इनिशिएटिव टू कंस्ट्रक्ट 10 आइडेंटिकल 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर अक्रॉस द इंडिया। तो ये जो है एक साथ जो है 700 मेगावाट तक के 10 आइडेंटिकल जो है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो है उस पर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर यूज नेचुरल यूरेनियम एज ए फ्यूल। इसमें क्या है, नेचुरल यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज होता है और हेवी वाटर एज ए कूलेंट जो है यूज होता है और मॉडरेटर के रूप में इसका यूज होता है। तो ये हुआ इससे संबंधित जो है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट माही बांसवाड़ा से संबंधित न्यूज। दूसरा कि गोरखपुर जो है एक तो यूपी में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और एक हरियाणा। तो गोरखपुर हरियाणा में जो है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आ रहा है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज कमिंग इन गोरखपुर हरियाणा। और इसको जो है इट इज़ प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट टू बिल्ड गोरखपुर इन विलेज ऑफ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा। NPCIL जो है इसको डेवलप करेगा। फाउंडेशन स्टोर जो है लेट इसको 2014 में किया गया था। फर्स्ट फेज ऑफ यूनिट 1 and 2 इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनलाइज बाई 2031, मतलब 2031 में जो है फर्स्ट फेज का जो है कमीशनिंग होकर के ऑपरेशनलाइज हो जाने की उम्मीद है। इनिशियली जो है इट हैव 2 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर 700 मेगावाट का होने का है। फॉर ईच टोटल प्लांट कैपेसिटी इज 2800, मतलब 2800 मेगावाट जो है, मतलब 700 के 4 जो है
रिएक्टर जो है वहाँ पर कमीशनिंग होने हैं। वाइल यूज प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी विच इज इंडिजीनियस डेवलप्ड प्लांट विल यूज वाटर फ्रॉम द भाखड़ा कैनल फॉर द कूलिंग। तो ये इससे संबंधित न्यूज हुआ है। NPCIL क्या है कि ये जो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अंडर द एक्ट ऑफ कंपनी एक्ट 1956, सितंबर 1987 में जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। ऑब्जेक्टिव एटॉमिक पावर प्लांट्स जो है कमीशनिंग करना, ऑपरेट करना एंड इम्प्लीमेंटिंग एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन परस्यूइंग ऑफ स्कीम एंड प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एनर्जी एक्ट 1962, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत जो है इसको ऑपरेट करना है पावर प्लांट। रोल क्या करता है ये? डिजाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पावर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का डिजाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, कमीशनिंग करना एंड ऑपरेशन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब जो है ओवर जो होलिस्टिक जिसको बोलते हैं या कंप्लीट जो है न्यूक्लियर पावर से संबंधित जो भी इसका जो है कमीशनिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन सब ये जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है। नेक्स्ट है कि गोड्डा थर्मल पावर। गोड्डा कहाँ पे है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज अप्रूव्ड अदानी पावर लिमिटेड टू कनेक्ट इट्स गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। ठीक है, क्रिटिकल पावर प्लांट होता है, अल्ट्रा क्रिटिकल पावर प्लांट होता है, अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट भी होता है। तो झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में जो है उसको जो है इंडियन पावर ग्रिड से जो है कनेक्ट करने का जो है अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ठीक है, गोड्डा प्लांट वाज डिक्लेयर एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन 2019 and has since supplied electricity exclusive to the Bangladesh under the bilateral power purchase agreement। देखिए क्या होता है कि SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हमने प्रीवियस हमारे जो है इकोनॉमिक सेक्शन में जो हमने कवर किया था, तो इसमें बताया था कि SEZ जो होता है वो इंडिया में लोकेशन होता है, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होता है एज ए फॉरेन टेरिटोरी, टैक्स के पर्पज़ से या इंसेंटिव के पर्पज़ से ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इसको फॉरेन टेरिटोरी या विदेशी एक ज़मीन के रूप में माना जाता है, उसको उसी टाइप से इंसेंटिवाइज किया जाता है। तो गोड्डा पावर प्लांट को SEZ डिक्लेयर किया गया था 2009 में, ताकि ये जो है अपना एक तरीके से फॉरेन में जो है बिजली की सप्लाई कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिरांग जियोथर्मल प्रोजेक्ट। तो ये जो दिरांग जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ का है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल है एट दिरांग, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है ये। इट हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज ए मीडियम टू हाई इंथाल्पी जियोथर्मल पावर जोन। तो जो दिरांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट जो है जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कौन इसको डेवलप कर रहा है? कौन इसको स्टडी किया? सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़ हैज सक्सेसफुली ड्रिल्ड, मतलब जो है इसने जो है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। ये जो इंस्टीट्यूशन है सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। अगला टॉपिक है हमारा कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होता है, इस प्रोजेक्ट को डेवलप कहाँ पे हो रहा है? चेनाब रिवर के पॉइंट पे, जहाँ पे सिंगाद एंड बेला स्ट्रीम जो है नियर द पत्थरनक्की कीरू विलेज, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। तो मतलब ये जो है चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर कभी आता है कि कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट किस स्टेट में स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में। अगला पॉइंट है सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये भी जो है चिनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर हैज रिसीव्ड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये भी जो पावर प्रोजेक्ट जो है सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो भी चिनाब नदी पे जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ये भी मतलब जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। मार्क द फर्स्ट मेजर हाइड्रो पावर क्लियरेंस ऑन इंडस रिवर सिस्टम सिंस इंडिया सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी विथ पाकिस्तान इन अप्रैल 2025। मतलब जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो सस्पेंड किया गया, तो उसके बाद फर्स्ट ये जो है इंडस रिवर सिस्टम, मतलब जो इंडस रिवर सिस्टम में चिनाब नदी भी आती है, उस पर जो है ये पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अप्रूवल मिला हुआ है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिला हुआ है। अगला पॉइंट है अपना ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री क्या किया है? रिकमेंडेड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द ओजू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत बार जो है जिसे मैच द फॉलोइंग्स में जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और स्टेट चाहे डिस्ट्रिक्ट वगैरह लोकेटेड होता है, तो उसको मैच करना रहता है। तो ओजू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और किस नदी पे, मतलब किस रिवर बेसिन पे? तो सुबनसिरी बेसिन एरिया पे ये इट विल बी द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द सुबनसिरी रिवर बेसिन अप्रूव्ड बाय द कैपेसिटी। लोकेशन क्या है? सुबनसिरी रिवर 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ द रेडी विलेज, ताकसिंग ब्लॉक, अरुणाचल प्रदेश। डेवलप कौन कर रहा है इसको? ओजू सुबनसिरी हाइड्रो पावर
कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको डेवलप कर रहा है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट। तो सेंटर अप्रूव्ड 700 मेगावाट टैटो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन सियोम रिवर बेसिन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्लियर किए गए हैं। और इनफैक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश हैविंग द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसमें? ज्वाइंट वेंचर बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश और पावर शेयर क्या, अरुणाचल प्रदेश विल रिसीव 12% फ्री पावर प्लस 1% लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। मतलब इसके साथ जो है पावर शेयरिंग के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है। सियोम रिवर क्या है कि ओरिजिनेट नियर द मिसमी हिल क्लोज टू द चाइना इंडिया बॉर्डर। मिसमी हिल जो है इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, वहाँ से सियोम नदी निकलती है इन द नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिटी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। मतलब नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीमिटी पॉइंट पे जो है ये मतलब जो है इस बॉर्डर मिसमी हिल पे सियोम नदी निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और मॉलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द सियोम रिवर। तो इससे जो है 3-4 क्वेश्चन जो है टैटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जो है 3-4 क्वेश्चन जो है एक तरीके से हमको निकल के आया है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। एक तो जो है नॉर्थ ईस्ट में है, डेवलप कौन कर रहा है? ये नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है इसको डेवलप कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलकर के। सियोम नदी के पास में है, तो सियोम नदी कहाँ से जो है निकल रही है? मिसमी हिल, चाइना इंडिया बॉर्डर, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। और मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में सियोम नदी के किनारे। अगला पॉइंट है हमारा सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। सारावती कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका से सारावती पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फेसेस करप्शन एलिगेशन है। क्या है यहाँ पे? करप्शन का एलिगेशन आया है। इट वुड कट ऑफ इलेक्ट्रिकल हैबिटेंट कनेक्टिविटी बिटवीन गेरुसप्पा क्यादिगिर एंड गोवर्धनगिरी जॉग फॉरेस्ट। 2000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट पंप स्टोरेज यूजेस तालाकालले और गिरुसप्पा। मतलब अपर स्ट्रीम पे तालाकालले है और लोअर स्ट्रीम पे गिरुसप्पा है। एज ए रिजर्वायर इनके वाटर का जो है यूज किया जाता है और उसको पंप करके जो है अप हिल पे जो है पीक आवर में मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है। की इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें टनल्स, पंपिंग स्टेशन जो है टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू द बेंगलुरु जो है इसका यूटिलाइजेशन है। पर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सारावती नदी जो कि जो है लोकेटेड इन वेस्टर्न कर्नाटका, 128 किलोमीटर लॉन्ग रिवर, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है और मर्ज इनटू द अरेबियन सी। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ द कर्नाटका। मतलब कर्नाटका के 40% हाइड्रो पावर का जो है सोर्स जो है ये सारावती रिवर ही है। यहाँ इसी सारावती नदी पे जो है अपना जॉगफॉल बनता है जो कि वन ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट वाटरफॉल। अब समझिए कि वन ऑफ इंडियाज़ हाईएस्ट वाटरफॉल है। मतलब अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट पीएससी में, कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो ये जॉगफॉल नहीं है। जैसे बहुत बार जो है जॉगफॉल, ये जॉगफॉल नहीं है, ठीक है। बहुत बार जो है केचिपुल लेक मतलब जो है वाटरफॉल को भी मतलब दर्शाता है, लेकिन जॉगफॉल जो है वो बहुत बार जो है मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है, तो इसके हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टिस्टा 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो टिस्टा जो है एक रिवर है, ठीक है, और ये कहाँ पे एसोसिएटेड है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू ब्रिज ओवर द टिस्टा रिवर इनहेंसिंग द कनेक्टिविटी विद द वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो टिस्टा नदी के ऊपर जो है ब्रिज बनाने के लिए अप्रूवल मिल गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, तो इससे जो है वेस्ट बंगाल और सिक्किम की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। टिस्टा लोकेटेड ऑन द टिस्टा रिवर 1200 मेगावाट टिस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वाज सीवियरली डैमेज्ड। ओरिजिनल डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द मतलब जो है ओरिजिनल डैम वाज कंस्ट्रक्टेड 60 मीटर हाइट कंक्रीट रॉकफिट डैम। न्यू स्ट्रक्चर विल बी 118.64 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा। तो टिस्टा पे ये एडिशनल ब्रिज ओवर द टिस्टा। तो ये जो है ब्रिज वगैरह पे जो है हालांकि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टिस्टा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है एसोसिएटेड है बंगाल और सिक्किम से। टिस्टा रिवर के बारे में हम देख सकते हैं कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पहुनरी टिस्टा कांग्स ग्लेशियर ईस्टर्न हिमालय सिक्किम में, ठीक है, यहाँ सिक्किम से ये ओरिजिनेट होता है और इट फ्लोट साउथवर्ड थ्रू सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। मतलब जो है सिक्किम से ओरिजिनेट होने के बाद साउथ की तरफ बढ़ते हुए सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होते हुए अल्टीमेटली कहाँ इंटर करता है? बांग्लादेश में। और इंडिया और बांग्लादेश का जो है टिस्टा रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर के भी अभी डिस्प्यूट चल रहा है, जिसपे अभी सेटलमेंट हमारा नहीं हुआ है। अब मर्ज इनटू द ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये किस में जाके मिलती है? गंगा नदी में नहीं मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती है। जबकि जब मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? जमुना रिवर बोलते हैं।
ट्रिब्यूटरी क्या है टिस्टा नदी की, रांगपो रिवर, रंगीट रिवर और ग्रेट रंगीट रिवर। तो ये जो है 3 नदियाँ इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक है अपना लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द मणिपुर। तो मणिपुर का ये प्रोजेक्ट है लोकटक। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 105 मेगावाट का है। 1983 में इसका कमीशनिंग हुआ था। ऑपरेट बाय द नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC के द्वारा ये ऑपरेट होता है। लोकटक लेक के पास इसका लोकेशन है, विच रिसीव इनफ्लो मेनली फ्रॉम द खुगा और इम्फाल रिवर। खुगा और इम्फाल रिवर जो है वो फीड करती है किसको, लोकटक लेक को, और वहीं पे जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। इथाई बैरेज अ की कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सर्व एज आर्टिफिशियल रिजर्वायर टू मेंटेन कंसिस्टेंट वाटर लेवल ऑफ द रिलायबल पावर जनरेशन। तो इथाई बैरेज किससे एसोसिएटेड है, लोकटक लेक और लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से संबंधित। ये लोकटक लेक के बारे में कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ कौन सा है, कैबुल लामजो, जो कि लोकटक लेक में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लोकेटेड 40 किलोमीटर साउथ ऑफ द इम्फाल मणिपुर। नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड, मतलब इसमें जो ये फ्लोटिंग आइलैंड से दिखा रहे हैं फिगर में, फुमड़ीज जिसको बोलते हैं, नोन एज फुमड़ीज, हेट्रोजीनियस मासेस ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये फुमड़ीज जो है ये एसोसिएटेड है किससे, लोकटक लेक से संबंधित है। डिजिग्नेटेड एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसार कन्वेंशन 1990 एंड लिस्टेड इन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड 1993। तो एक तो ये जो है इंटरनेशनल वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है डिग्नेटेड किया हुआ है रामसार कन्वेंशन के थ्रू, और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक तरीके का रजिस्टर्ड होता है। इसमें जो है वेटलैंड्स जो वगैरह का जो है एक तरीके की एंट्री होती है जो क्रिटिकली जो इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडेंजर्ड संघाई डियर आल्सो कॉल्ड द डांसिंग डियर। तो ये जो नेचुरल हैबिटेट है, ये जो लोकटक लेक है आसपास का क्षेत्र और जो है कैबुल लामजो नेशनल पार्क है, वो जो है संघाई डियर का जो है, जो कि इंडेंजर कैटेगरी का जो है एनिमल है, यहाँ पर जो है लोकेटेड है। उसका नेचुरल हैबिटेशन है ये, उसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट है वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, सतलुज रिवर, शिमला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये सतलुज नदी पर, और इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो ये हुआ सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, रन ऑफ रिवर, हिमाचल प्रदेश, सतलुज नदी। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जनरेट हाइड्रो पावर यूजिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ द अपस्ट्रीम वाटर विदाउट सिग्निफिकेंट स्टोरेज। मतलब रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट मतलब जो अपस्ट्रीम से, मतलब नदी कोई ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो उसकी जो फ्लो वाली एनर्जी होती है, उसका यूटिलाइजेशन करके पावर जनरेशन किया जाता है, ना कि उसको स्टोरेज करके। अगला टॉपिक है हमारा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये क्या है कि एक तो कंटेक्स्ट क्या है कि फायर ब्रेकआउट हुआ था अंडर द कंस्ट्रक्शन टनल ऑफ क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। तो इसलिए ये जो है इसका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये जो प्रोजेक्ट है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ये भी है, और ऑन द रिवर ऑफ चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ऑन द चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर पर जो है ये प्रोजेक्ट जो है कमीशनिंग स्टेज में है, क्वार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। वैगई डैम क्या है कि वैगई डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1959 अक्रॉस द वैगई रिवर। वैगई नदी पे जो है 1959 में एक वैगई डैम बनाया गया था। इट सर्व्स प्राइमरी इरिगेशन सोर्स फॉर द वास्ट एग्रीकल्चर लैंड इन मदुरई एंड दिंदुगल डिस्ट्रिक्ट एंड सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द मदुरई एंड अंदीपट्टी। तो वैगई नदी जो है मदुरई को और दिंगीदूल डिस्ट्रिक्ट को जो है वाटर सप्लाई से लेकर के एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह के लिए जो है नेसेसरी जो है वाटर सप्लाई करता है वैगई डैम के थ्रू। ठीक है, तो वैगई डैम को देख लेते हैं कि एक क्या है कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो एमर्ज फ्रॉम द वारुसांडू और मेघमलाई हिल्स इन वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होता है ये वारुसांडांडू और मेघमलाई हिल से। और कोर्स फ्लो क्या होता है, फ्लो साउथ ईस्ट थ्रू द पांड्यू नाडू रीजन एंड इम्पटी इनटू द पाक स्ट्रेट नियर द पंबन ब्रिज इन द रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो है पाक स्ट्रेट जो कि एकदम साउथर्न पॉइंट हो जाता है, जहाँ से हम श्रीलंका के लिए कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर जाकर के ये अरेबियन सी में चाहे इंडियन ओशन में जाकर ये मर्ज हो जाता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज है इसकी सुरलियार, मुलैयार, वारंगंधी, मंझलार, कोटागुड्डी, कृंधुमाल और उपारू जो है मेजर ट्रिब्यूटरी इसकी नदियाँ हैं। द रिवर रिसीव्ड अ वाइटल फ्लो फ्रॉम द पेरियार डैम।
मेजर वाटर फ्लो इनफ्लो कहाँ से होता है इसमें? पेरियार डैम थ्रू द डाइवर्जन टनल कटिंग अक्रॉस द वेस्टर्न घाट। तो एक पेरियार डैम से जो है डाइवर्जन करके जो है एक टनल के माध्यम से जो है इस जो है वेगे रिवर को जो है फीड किया जाता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? रिवर्ड मतलब जो है कि एक मतलब पूजनीय नदी है, वन ऑफ द तमिलनाडुज एंशियंट रिवर माना जाता है वेगे नदी को। सेलिब्रेट इन तमिलनाडुज क्लासिकल एज ए शिल्पट्टिकरम एंड तिरुविल्लादलपुरन्नम। मतलब एक तरीके से तमिलनाडु का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी जो है इस नदी का है, सबसे एंशियंट जो है और सेक्रेड नदी माना जाता है इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सियांग डैम प्रोजेक्ट। तो सियांग जो है वो अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ का मतलब इस प्रोजेक्ट का यूज इरिगेशन, पावर, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो है सभी चीज़ों के लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए होगा। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और हो सकता है कि वाटर फ्लो मैनेजमेंट के लिए भी है। द प्रोजेक्ट टू प्रपोज 11,000 मेगावाट, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया ये है। ऑन द सियांग रिवर इन द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में सियांग नदी पर सियांग डैम प्रोजेक्ट जो है मतलब इस्टेब्लिश करने का प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन बनाएगा इसको? NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो बनाएगा नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इट वुड नीड टू कंस्ट्रक्ट 300 मीटर हाई डैम, मतलब 300 मीटर से ऊपर जो है ऊंचा डैम बनेगा। द लार्जेस्ट इन द सब कंटिनेंट व्हेन कंप्लीटेड, मतलब इंडियन सब कंटिनेंट मतलब साउथ एशिया में जो है सबसे लार्जेस्ट जो है, सबसे हाईएस्ट जो है ये डैम कहलाएगा। पर्पस क्या? इंटेंडेंट टू सर्व एज ए स्ट्रेटेजिक काउंटर मेजर टू यार्लिंग सांगपो इन तिब्बत बाई चाइना विच बिकम द सियांग इन इंडिया लेटर फॉर्मिंग द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। पर्पज़ क्या है इसका कि जैसे चाइना भी जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी पे जो है, जिसको चाइना में यार्लुंग सांगपो बोलते हैं तिब्बत में, उस पर जो है एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो इस्टेब्लिश कमीशनिंग कर रहा है। तो उसके जवाब में मतलब उसके अगेंस्ट में चाहे उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रपोज साइट किया है बेगिंग पारिंग एजेंट एंड डाइम जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो है ये इसके मेजर प्रोजेक्ट साइट है। मैप पे लोकेशन देख लेते हैं कि ये जो है सियांग प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये वाला सियांग वाला जो सियांग नदी का एक मतलब जो ये फ्लो है, और इस फ्लो के तहत जो है जैसे ये सिंटेक्सल जो बैंड बोलते हैं इसको, ये नामचा बरवा, यहाँ से जो है नदी तिब्बत से होते हुए नामचा बरवा के पास सीधे यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में इसको हम सियांग ही बोलते हैं, लेकिन जैसे वो जो है आसाम में इंटर करती है तो इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो इसका ओरिजिनेट कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी चाहे यार्लिंग सांगपो जिसको बोलते हैं, वो माउंट कैलाश तिब्बत में जो है इसका ओरिजिनेट है, इसको वहाँ पे यार्लिंग सांगपो बोलते हैं। 1000 किलोमीटर ईस्ट के तरफ, मतलब ये ईस्ट के तरफ जो है 1000 किलोमीटर फ्लो होने के बाद जो है सडनली जो है ये नामचा बरवा के पास जो है यू टर्न लेकर इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में एज ए सियांग, ठीक है। और सियांग के बाद जब ये फर्दर जो है आसाम में जब इंटर करती है तो अब इसको हम बोल देते हैं ब्रह्मपुत्र। और जब ब्रह्मपुत्र जो है जब ये बांग्लादेश में जाकर इंटर करती है और बांग्लादेश में इसको बोलते हैं जमुना, ठीक है। तो ये हमारा जो है करंट अफेयर इकोनॉमिक्स का जो है इकोनॉमिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, पावर से संबंधित करंट अफेयर जो हमने डिस्कशन कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।